बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार की है। किसी ने खड़े होकर ये कहा कि आपकी पार्टी ने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया तो आप लोग उनकी नुमाइंदगी किस हैसियत में कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से ये कहा गया कि हम मुल्क छोड़ने वाले नहीं हैं, हम 10 बाय 12 के सेल में रहने वाले हैं, हमारी बाहर कोई जायदादें नहीं हैं, हमने बाहर जाके रहना नहीं है, हमने किसी की नशिस्तें छीननी नहीं है, हमने सिर्फ अपने हक पे आके बैठना है, किसी के हक पे डाका नहीं डालना। आज ऐवान के अंदर किस हद तक मस्बत गुफ्तगू हुई है जिससे हमें ये लगे, आम नाज़िर को, आम सारिफ को, आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को, कि हमारे हुकूक की बातें हो रही हैं, हमारे हुकूक की जंग लड़ी जा रही है, हमें मुआशी मंजरनामे में रिलीफ देने की बातें हो रही हैं और हुकूमत हमें तवानाई के अंदर कोई रिलीफ देना चाहती है। हमें तो ये मालूम पड़ता है, आज वज़ीर तवानाई ने इंकशाफ किया बहुत बड़ा, वो ये कि 2016 में वो IPPs कि जिनसे हमें 3 रुपए फ़ी यूनिट ख़रीदना पड़ता था, वो आज की तारीख में 285 रुपए फ़ी यूनिट ख़रीदना पड़ रहा है। और हमें ये मालूम पड़ा है कि 15 अरब के करीब हम सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली फराहम करते हैं। यानी मुफ्त बिजली अगर उनको फराहम की जाएगी, 285 के हिसाब से फ़ी यूनिट लिया जाएगा, तो उसकी सारी तकसीम, उसका सारा बार अवाम के कंधों के ऊपर होगा। और अवाम किस की तरफ देख रहे होंगे? मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अब तक 6 मगोइयाँ हुई हैं, उसके ऊपर क्या हासिल हुसूल होगा। उसके अलावा शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट भी तहलील हो चुकी है। बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो नई जो बनेगी, उसका ढांचा क्या होगा, रवाबित किसके साथ उनके उस्तवार होंगे। भारत तो कह रहा है कि हम बांग्लादेशी आर्मी के साथ रवाबित में हैं, अवाम को काम डाउन करने के लिए मुकम्मल ताउन की हमने यकीन दहानी करवा दी है। लेकिन सिफारती महाज पे बांग्लादेश का इस वक्त स्टैंड क्या है और हमें सिफारती महाज पे कौन सी जंग लड़नी है और अपने सिफारती ज़राए को बरूए कार लाते हुए कौन से इक़दामात उठाने हैं। जमात इस्लामी का धरना वो जो है उसको मार्च में क्या बदलने का फैसला हुआ है? जमात इस्लामी के धरने के कितने मुतालिबात मंजूर हुए हैं या कितने मुतालिबात की सिर्फ यकीन दहानी करवाई गई है? ये यकीन दहानी भी नहीं करवाई गई तो फिर अब जमात इस्लामी का अगला लाहेअमल क्या होगा, इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उन्होंने आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो मशवरा दिया है वो ज़रा मुलाहिज़ा करते हैं, कहना क्या है, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। अवाम के हुकूक के डाका डालने का इंजाम यही होता है। राना साहब क्या कहेंगे बैरिस्टर गौहर ने जो कहा आज पार्लियामेंट की कार्रवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह, तारे ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, मैंने कल बात की थी तो आपने कहा था जनाब ऐसा नहीं है। एक तो कदगन बड़ी जल्दी लग जाती है ना, एक हमें फौरी तौर पर हम पर इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। जो भी बोले कहते ना सच आखां दे भजन खाखां, डरदी सच ना आखां, तो फौरी तौर पे हो जाता है। बात यह है, बात बड़ी क्लियर सी और साफ सी, हुकूमत खाई में गिरने वाली है। वो खाई जो हुकूमत ने खुद जिसकी की है खुदाई, उस खाई में यह गिरने वाली है। खाई की खुदाई कितनी गहराई में? गहराई इतनी ज़्यादा है कि जिसके बाद निकलना मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, जिसके बाद निकलना मुमकिन नहीं है। मुझे एक बात बता दें, कोई एक रिलीफ मुझे बता दें, कोई एक रिलीफ जो इस हुकूमत ने दिया हो। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था इस महीने बिलों में रियायत मिली है किसी को? हाँ, 10 दिन मिल गए हैं गुर्दा बेचने के लिए, जेवर बेचने के लिए, करके बर्तन बेचने के लिए या किसी जगह चोरी चकारी करने के लिए। यही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो अब उसको अगर बैरिस्टर गौहर ये बात कहता है तो बात यह है कि असम्बली में तो फिर बहुत सी बातें होती हैं। ये हम इस पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट की सुबह से लेकर शाम तक तकद्दस की बात होती है, पार्लियामेंट के खिलाफ बात हो तो फलां टीवी चैनल फलां बंदे को फलां कर दो। क्या इस पार्लियामेंट में आज सारा दिन होने वाली बहस में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचाओ? एक ऐसी बात हुई है जिससे आम शहरी को फायदा पहुंचाओ? एक ऐसी बात हुई है जिससे गरीब के बच्चे को रोटी मिल सके?
आजम नज़ीर तारड़ साहब से लेकर ख्वाजा आसफ साहब तक, बाकी भी सारे ले लें, एक एक की तकरीर उठा के देख लें। बैरिस्टर गौहर ने अगर कहा है तो मुझे बताएं, जो हालात पैदा हो रहे हैं, आप डायरेक्ट अदलिया से जा रहे हैं, आपने जो बिल मंजूर किया है और तेज़ियाँ आपकी इतनी हैं कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी बिल मंजूर हो जाता है, फिर आप कहते हैं ये कानून बन गया है। और मुझे एक बात का सवाल का मुझे समझ से बाहर है, क्या ये कानून उस वक्त क्यों नहीं था बना जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया था? हुकूमत ही आप तो बन चुकी थी ना आपकी, तो आपने इतनी तरमीम की थी, इतने ऑर्डिनेंस लाए थे, उस वक्त ये बिल क्यों नहीं पेश किया गया? उस वक्त क्या थी असल बात बताएं ना, कि आपने इक्तदार में आने के लिए जो वादे किए थे वो इस बिल के बगैर पूरे नहीं होने थे। मैं बोलूंगा और मुझे ये बोलना चाहिए भी, ये आपको सुनना भी चाहिए, इसलिए कि ये सच है। पीटीआई को महसूस नशिस्तें मिल जाती, हुकूमत गिननी नहीं थी, लेकिन हुकूमत के वादे पूरे नहीं होने थे। वो वादे ये नहीं है कि गरीब को रोटी मिल जाए, वो वादा ये नहीं है कि गरीब को सोलर मिल जाए, वो वादा ये नहीं है कि हम नए डैम बना देंगे, वो वादा ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में सैलाब का बंदोबस्त करेंगे, वो वादा ये नहीं है कि हम पाकिस्तान में आम शहरी को, आम आदमी को सहूलतें देंगे। वो वादा ये है कि आप मुझे लंबा अरसा दें, मैं आपको लंबा अरसा देता हूं। लेकिन क्या ये लंबे अरसे वाली सियासत अब स्टैंड करती है? नहीं हो, खत्म हो गया काम। आज के बाद, आज के दिन के बाद, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आज के दिन के बाद अब गरी की टिक टिक होती है ना जो, अब उसके हिसाब से काम चलेगा। आप क्या समझते हैं? आप पाकिस्तान के एक सुप्रीम कोर्ट जैसे अदारे को आप समझते हैं कि वो गली मोहल्ले का अदारा है? आप क्या समझते हैं कि एक अदारे में एक फैसला होता है, फुल बेंच फैसला करता है, 11 अफराद इस एक बात पर मुत्फिक होते हैं, और आज आप असम्बली में 2 इख्तलाफी नोट्स जो होते हैं या मुकम्मल जो उनका फैसला 2 जजेस का है उसका हवाला देते हैं, आप 11 जजेस का हवाला ही नहीं देते। आप अपनी तकरीरों में उनका हवाला देते हैं, 11 जजेस की बात ही नहीं करते आप। और आप ये कहते हैं, नीचे पैराग्राफ लिख देते हैं छोटा सा एक, कि जनाब किसी भी कोर्ट से अगर इस हवाले से कोई चीज मंजूर होती है या हुई होगी तो वो लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कल सुप्रीम कोर्ट किसी को सजाए मौत दे और पार्लियामेंट में ये बिल पास आप अक्सरियत राय से कर लें, जनाब इसकी सजाए मौत नहीं बनती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की सजा तो खत्म होगी ना दी हुई। यासिर साहब, बंद कर दें फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को, हाई कोर्ट को बंद कर दें। अगर सारी चीजें, सारे फैसले पार्लियामेंट ने करने हैं, सब कुछ पार्लियामेंट में होना है, तो फिर जब पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म हो गई थी या पार्लियामेंट को की असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी, तो उस वक्त क्यों कह रहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ? क्यों भागे वहां पे गए थे? क्यों जाके वहां पे इंसाफ मांगा था? क्यों वहां पे गए थे? पार्लियामेंट तो बड़ी पार्लियामेंट थी ना, वो तो सबसे सुप्रीम अदालत था, फिर रहते वहीं पे, फिर इंतजार करते अगले इलेक्शन का, भाग के वहां चले गए थे। अब आए, अब आप आज के बाद मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। यहां पर मैंने, यहां पर क्या दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताकतवर लोग जो है ना, वो अवाम के का सामना नहीं कर सकते। यासर साहब, एक बात तो बड़ी क्लियर है, आज अमेरिका ने क्या कहा? आज अमेरिका ने हसीना वाजिद को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है कि बांग्लादेश की आवाम जो है करती है, उन्होंने राय का इजहार किया। हर मुल्क उस मुल्क के साथ होता है, उस मुल्क के लीडर के साथ होता है जहां पर अवाम जिस लीडर के साथ। जाहिर बात है उनके मौशी इंटरेस्ट है वहां पे, अवामी दबाव देखने में आया है, तो वो क्यों उसको सपोर्ट करेंगे कि जहां पे अवाम जिसको सपोर्ट ना कर रही है। पाकिस्तान में अवाम किसके साथ है? बोल लो कि ताडे मुझ के घुंगड़ियां पईयां ने, बोल लो ना। मेरे बोलने से क्या हो नहीं, बोलने से सुनने वाले को पता चलेगा ना। हम बैठे किस लिए यहाँ पे? हमने को तमाशा तो नहीं करना ना। पाकिस्तान की अवाम इनके साथ तो नहीं है, जो इनके साथ नहीं है ना, तहरीक इंसाफ के साथ है ना। कल का जलसा था ना, नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया ने दिखा दिया, तारीखी जलसा हो गया। तो आपका आज तमाम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर देखें, इंटरनेशनल तमाम अखबार और चैनल देखें, जलसे की कवरेज हुई, भरपूर कवरेज हुई। एक लीडर आज तक पाकिस्तान में मुझे दिखा दे जेल में हो और उसके पीछे इतना बड़ा जलसा हो जाए
और जब वो डियाला से रहा होगा तो आप क्या समझते हैं, जलसा क्या जो वो जुलूस जो है वो सबको बाहर नहीं ले जाएगा? अभी अवाम की नब्ज़ पे जिन्होंने हाथ रखा हुआ है जमात इस्लामी वाले कैसर शरीफ साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान जमात इस्लामी। कैसर शरीफ साहब, ये आपके वक्त का। कैसर साहब, बात हो रही है अवाम के नब्ज़ पे हाथ रखने की, आपने अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखा, मुतबादल मिला क्या आपको? इतने मुज़ाकराती अदवार चल गए लेकिन नतीजा सिफर। बहुत शुक्रिया यासर साहब और राना अजीम साहब। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के लिए जद्दोजहद करना, आइनी और जमहूरी हक के लिए जद्दोजहद करना, पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठाना, अपनी आवाम के लिए, उनके हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना जो है वो ज़रूरी होता है। वो जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है और हम पूरी उम्मीद हैं। और इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि ये इतने बड़े पैमाने पर जो जमात इस्लामी का धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है और आने वाले दिनों में जो चीज़ें होने जा रही हैं उनको ये फेस कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। इनको अवाम को उनका हक जो है देना होगा। जमात इस्लामी ने जो 7 मुतालबात उठाए हैं, दरअसल वो जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं है बल्कि वो आम आदमी का मुतालबा है, मेरा मुतालबा है, आपका मुतालबा है, हर घर का मुतालबा है और हर घर का वो मसला है। तो हम ये समझते हैं कि ये इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी ये इनको कबूल भी करेंगे और इनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अवाम को उनका हक दें। तो दूसरी सूरत में अवाम जो है इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह। कैसर शरीफ साहब, इजाज़त हो तो एक सवाल कर सकूं, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपके एक लीडर से सवाल किया तो वो एकदम इतना गर्म हो गए तो मैं परेशान हो गया कि जमात इस्लामी में तो बड़ा हौसला था, तो पता नहीं इनको गुस्सा हुकूमत पे निकाल हम पे दी है। आपकी इजाज़त है तो एक सवाल कर लो। राना साहब, आप बड़े भाई भी हैं, इस तरह ना करें। आप नहीं, मैंने के इजाज़त ले लो, सामा साहब थे आपके कोई, तो वो तो लड़ना शुरू हो गए थे। तो आप 10 सवाल करें, आपसे तो इतना पुराना ताल्लुक है, आपको पता है हम बात सुनते भी हैं और बर्दाश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है। एक हुकूमती मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई है ऑन रिकॉर्ड कि हम जब चाहेंगे जमात इस्लामी के धरने को उठवा देंगे, ये हमारी मर्जी पे मुनहसर है। हम इस बात को नहीं मानते क्योंकि हमें पता है कि हाफिज़ नईम साहब में हमें मौलाना मदूदी साहब नज़र आते हैं। हम कम से कम हाफिज़ नईम साहब के हद तक तो हम बिल्कुल क्लियर इस बात को कहते हैं। आपके साथ 2 या 1 राउंड मुज़ाकरात के हो गए, अब हाफिज़ साहब भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वाले भाग गए हैं। जी जी, ये सारा कुछ हो गया है, तो आप समझते हैं कि लियाकत बाग में बैठे रहने से या पिंडी में बैठे रहने से आप अवाम के मसाइल को हल कर लेंगे? राना साहब, जिस तरह आपने कहा है कहीं बात हुई है, वो तो आपने कहीं से सुनी होगी। हमारे यहाँ जो मीटिंग्स में बात हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनकी टीम इंशाल्लाह जब चाहेगी डी चौक पहुँच जाएगी। दुनिया की कुछ ताकत जो है अल्लाह के फजलो करम से अवाम के इस सैलाब को नहीं रोक सकते, लेकिन जमात इस्लामी ने जिस रास्ते का इंतखाब किया है वो पुरअमन है। हमने उस दिन एक साजिश को नाकाम बनाया, कुछ लोगों का ख्याल था कि तसादुम हो, कुछ लाशें गिरें और जमात इस्लामी पर भी उसी तरह इल्ज़ामात लगा दिए जाएं जिस तरह एक पार्टी पर लगा के उसको दबाया जा रहा है, उसको जगह जगह पे जो है तंग किया जा रहा है लोगों को। लेकिन जमात इस्लामी की क़यादत ने ये साजिश नाकाम बनाई और हमने पहले 3 जगहों पर धरना दिया, फिर हमने मरी रोड पर धरना दिया और हम सिर्फ इस धरने पर नहीं रहेंगे। आज भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस टॉक में जो है वो 3 ऐलानात जो हैं वो कर दिए हैं। 11 तारीख को हम लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने बहुत बड़ा धरना देने जा रहे हैं और बहुत बड़ा जलसा आम की शक्ल वो इख्तियार करेगा। 12 तारीख को पेशावर में हम ये कर रहे हैं। 16 तारीख को जो है इंशाल्लाह मुल्तान में देखेंगे और इसी तरह 14 अगस्त के बाद हम पूरे मुल्क में ताजरों से मुशावरत कर रहे हैं और हम हड़ताल का जो है वो कॉल देंगे और बहुत मजबूत तरीके से इंशाल्लाह कॉल देंगे। ये हुकूमत जो है ये इंशाल्लाह ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जमात इस्लामी के असाब को अभी जानती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एहतजाज करना भी आता है, हमें डटना भी आता है, हमें मुश्किलात बर्दाश्त करनी भी आती हैं। ये रुकावटें, ये डंडा सोटा, ये मुकदमात, ये गिरफ्तारियां इंशाल्लाह जमात इस्लामी का रास्ता जो है
वो नहीं रोक सकती। मैं आपको अपने इजलास की बात बता रहा हूँ कि हमारी क़यादत का बिल्कुल वाज़े है। अच्छा कैसर साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने हिकमत अमली तरतीब दे ली है जिसमें दिनों का भी डिसाइड हो गया कि किस दिन में किस शहर में धरना दिया जाएगा, लेकिन क्या उनसे पहले आप डी चौक जा सकते हैं या इस जलसों के बाद, धरनों के बाद आप सोचेंगे कि डी चौक जाना है या नहीं जाना? देखें, मैं आपके शो में बता रहा हूँ कि कल भी रोड पर मारने जा रहे हैं और इस चीज का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमो रहमान तो पता है कि मार्च कहाँ तक चलेगा। मुमकिन है कि कल ही आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाए, ये फैसला वो करेंगे, लेकिन ये कोई लिए मुश्किल नहीं है डी चौक और बाकी जगहों पर जाना। हम ये समझते हैं कि ये जितनी जल्दी को हल करेगी, अवाम को रिलीफ देगी, बिजली के बिलों पर अवाम को रिलीफ देगी, तनख्वाहों पर जो टैक्स लगाया गया है, IPPs के जो मुआहदे हैं वो रिविजिट होंगे, कुछ खत्म होंगे, कुछ रीशेड्यूल होंगे। जितनी जल्दी ये कर लेंगे उतना ही इनका फायदा है। नहीं तो इनके पास तो अवामी मैंडेट भी नहीं है, इनके तो पाँव भी नहीं है, ये खड़े रह सकते भी नहीं है। ये तो फार्म 47 पर आने वाले लोग हैं। ये जमात इस्लामी का और अवाम का अवामी मुतालबात का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़ी जल्दी आपको नजर आएंगे कि जमात इस्लामी ने जो मुतालबात। अच्छा राना साहब सवाल करेंगे, लेकिन कैसर साहब आपकी इन्हीं बातों से जब आप ये समझते हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनके पास इक़्तिदार की ताकत भी नहीं है, इनके पास फैसलों की कुव्वत भी नहीं है, तो फिर आपके मुतालिबात हैं किससे, मंजूरी किससे चाहेंगे? क्या वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मुतालिबा आपका है? और अगर वो नहीं है तो फिर हकाइक इधर कुछ और दिखाई देते हैं और बयानात और हैं। यासर साहब, जब जहाज हाईजैक हो जाए तो हाईजैकर से ही मुतालबात और मुज़ाकरात किए जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, इन्हीं से बात करनी पड़ेगी, इन्हीं से रिलीफ लेना पड़ेगा, इन्हीं के साथ जो है वो। और अगर हाईजैकर के भी पास या हाईजैकर के पास इख्तियार ही ना हो और वो किसी और जगह से हदायत लेता हो तो फिर तो गए ना सारे। देखें, वो जहां से भी हदायत लें, जहां से भी वो मंजूरी लें, जहां से भी वो जो है वो इकदामात लेकर आए, हमने अपने अवाम का मुकदमा जो है उन्हीं लोगों से लड़ना है जिनको गलत तरीके से मुसल्लत कर दिया गया है। लेकिन वो मुसल्लत तो है, हुकूमत तो है, सिस्टम तो है, कमजोर है, जैसा तैसा भी है। जहां से भी वो अपनी मंजूरी लेकर आए, लेकिन हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे। और इनकी मुज़ाकराती टीम 4 दिन से लापता थी, आज उन्होंने दोबारा राब्ता किया है। मोहसिन नकवी साहब ने लियाकत बलोच साहब को कॉल की, तारड़ साहब ने कॉल की, आज रात जो है वो तीसरा मुज़ाकरात का राउंड होने जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जितनी जल्दी इन 7 मुतालबात को मानेंगे उतना ही इनका फायदा है। नहीं मानेंगे, ये एहतजाज बढ़ता चला जाएगा। अवाम का जिस तरह रुजू है, अवाम जिस तरह इसमें शरीक हो रहे हैं, और जो शरीक नहीं हो पा रहे सोशल मीडिया पर जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और जो वो भी नहीं कर पा रहे वो घरों में खवातीन दुआएं कर रही हैं कि ये धरना जो है जमात इस्लामी का ये कामयाब हो। तारड़ साहब ने राब्ता किया, तारड़ साहब के साथ आज आपकी फिर एक मीटिंग हो जाएगी। मुतालबा है आपका वाज़े तौर पर कि टैक्स ख़त्म करें। आज के दिन वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, आज के दिन का है, आपने भी सुना होगा। बिजली पर बिल आ गए हैं, जिस दिन आप बैठे थे उसके बाद बिल आए हैं, और वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक नहीं आए बिल, उसी तरह आए हैं जिस तरह हमेशा आते थे, भर के बिल आए हैं। तीसरी चीज़ जो IPPs वाली है वो तो सितंबर में, मैं आपको पहले बता देता हूँ, वो हल होनी ही होनी है। वो 52 कंपनियों से हल होगी या 82 कंपनियों से होगी, वो हल होनी है। उसके लिए किसने क्या किया है वो मैं आपको अकेले में ज़रूर बता सकता हूँ बता दूंगा आपको मैं। अब आप जिनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, ना उसमें वज़ीर ख़जाना है, ना उसमें वज़ीर तवानाई है, तो फिर आप उनसे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो किस तरह की ये मुज़ाकरात होंगे? देखें राना साहब, आपने थोड़ा सा अल्फाज बदल के दोबारा वही सवाल किया है, मैं वही जवाब नहीं दे रहा, नई बात करने जा रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ जो आपने तजिया किया कि बिल दोबारा आ गए हैं और इसी तरह IPPs पर आपने बात की, तो हम तो ये बहुत पुराना मसला उठा रहे हैं। हमने तो पिछले साल सितंबर में भी इन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो हड़ताल की थी। हम क्रेडिट के चक्कर में नहीं हैं कि हमें क्रेडिट मिले कि हमने IPPs को एक्सपोज किया।
हमें क्रेडिट मिले कि हमने बिजली के बिल कम करवाए, हमें क्रेडिट मिले कि हमने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इंशाल्लाह हम कम करवाएंगे। हम क्रेडिट पे नहीं है, हमारी गरज जो है वो अवाम को रिलीफ दिलाना है। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अवाम को रिलीफ दिलाना है और इंशाल्लाह दिलाएंगे। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है, अब लोग, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद अवामी मसाइल पे और कानूनी मसाइल के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल कि जिसमें पार्लियामेंट के अंदर बातचीत हुई अदलिया मुखालिफ, यानी अदलिया मुखालिफ इसे इसलिए कहा जाता है कि जब 13 रुकनी बेंच एक फ़ैसला दे दें और उसमें जो अक्सरियत है वो उस बेंच की है कि जिसने हक में फ़ैसला दिया एक पार्टी के, और दीगर पार्टीज़ जो हैं उनके मुखालिफ में फ़ैसला दिया। 2 जजेस के वो इजाफी नोट, इख्तलाफी नोट, वजाहती फ़ैसले को लेके आज पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हुई है उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इन 3 शख्सियात का मौक़िफ़ क्या था वो मुलाहिज़ा करें, फिर इस पर डिटेल गुफ्तगू करते हैं। ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप कानून साजी बेशक कीजिए, लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में। 80 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि आप ये रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मांग रहे हैं या सुन्नी इत्तेहाद के लिए। आपके वकील लब्बैक कहा फैसल सदीकी साहब ने, उन्होंने कहा जी सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद के लिए। बैरिस्टर गौहर की भी आपने गुफ्तगू सी, उन्होंने कहा जी आइन से मुतसादिम ये कानून साजी है। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा हम एहतजाज कर रहे हैं और आप हुकूमत जो है वो अदलिया के ऊपर हमला कर रही है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा क्या, उन्होंने कहा जी कि पहले आप हलफ देते हैं और फिर आप जो हैं उसे इनकारी हो जाते हैं किसी एक बात पर। राना साहब, अब वो जो जजेस के सामने मामला था क्या वो इससे मुख्तलिफ था? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बात फरमाई, अगर वो ये भी फरमा देते कि उसने पीटीआई के जो वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने क्या कहा था, अगर ये फरमा देते कि पूरी जो हेयरिंग हुई है उसके मुख्तलिफ पहलू दिखा देते अगर ये, तो इन्हें खुद ही जवाब मिल जाता। इनके अपने जो सियासी जमातों की वकला थे उन्होंने वहाँ पे क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे क्या कहा, और अब हम किस चीज़ से पैदा हुआ। अब मुझे एक बात बता दें, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपने जाना कौमी असम्बली के फ्लोर पे है और आपको भेज दिया जाए सेनेट के फ्लोर पे, और भेजने वाला के नहीं जनाब आपने यहीं पे बैठना है, आप कौमी असम्बली नहीं जा सकते। तो इसमें कसूर किसका होगा? जिसने गलत रास्ता दिखा के गलत जगह पर बिठाया होगा। इस सारे मामले में कसूर बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की, हमने इंतहाबी निशान छीना था, हमने किसी सूरत छीना नहीं बल्कि इंतहाबी निशान जो इनके इलेक्शन ही तो उस पर वापस हुआ, खत्म हुआ था। किसी जगह पे ये नहीं हमने कहा था कि ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं हैं, ये तहरीक इंसाफ के नहीं है, या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यासर साहब, वहाँ पर लिस्ट पेश हुई है, स्वाय पंजाब के KPK में क्या लिस्ट जमा नहीं हुई महसूस शिस्तों की तहरीक इंसाफ की तरफ से? क्या सिंध में लिस्ट जमा नहीं हुई? क्या बलोचिस्तान में जमा नहीं हुई? तो फिर मुझे बताएं कि जब एक पार्टी थी नहीं, जब एक पार्टी को आप मानते ही नहीं थे, तो जो जिन जगहों पे लिस्टें जमा हुई उनको किस तरह तस्वर कर लिया गया? फिर जिन लोगों के खुद अब नोटिफिकेशन जारी की है इलेक्शन कमीशन ने कि इन्होंने लिखा हुआ था तहरीक इंसाफ,
तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उन कागजात को मुस्तरद क्यों नहीं किया कि आप तहरीक इंसाफ के हो ही नहीं सकते? अब ना जो जिसको जो मर्जी, अपनी मर्जी की जो चीज़ अच्छी लगती है वो आके बयान कर देता है। उसके बाद बात है कि एक फैसला है यासिर साहब, हमें थोड़ा सा ना आवाम को बताना पड़ेगा। जिस दिन ये फैसला आया, अब ये बार बार कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, असल मामला ये नहीं है। असल मामला एक तो पहले मैंने आपको बता दिया कुछ कमिटमेंट्स है जो पूरी होती नजर नहीं आ रही, और दूसरी चीज ये है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ पार्लियामानी पार्टी हो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आपने इस फैसले के फौरी बाद जो चंद दिन बाद जो सबसे बड़ा काम किया जिसमें शोर मचा, आपने कहा कि हम तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं कुछ लोगों पे। अभी बात हमारे वजीर इत्तलात साहब ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत से और वे वज़रा ने भी बोले। उसके बाद पहली कबीना की मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, अगो कमेटियाँ ही बह गई हैं। फिर कौमी असम्बली के इजलास, जब देखा कि यार इससे भी नहीं डरते लोग कि अगर पाबंदी लग गई और वाकई आगे जाके ऐसा ही हो गया तो भाई ये तो सारे फारिग हो जाएंगे। जब देखा कि उस वक्त भी कोई नहीं टूटता, फिर बंदे जो हैं वो पकड़ने शुरू कर दिए। फिर एंटी करप्शन से लेकर दीगर मुकदमात बाहर निकलना शुरू हो गए। चले फिर भी कोई ना डरा, फिर भी लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की, लोगों ने एफिडेविट दिया, लोगों ने बयान हल्फी दिया। उसके बाद अब आपने क्या किया? आपने कहा अच्छा इस तरह नहीं तो इस तरह सही। अब आपने एक बिल मंजूर कर लिया, अब आपने कह दिया जी सेंसिटिव हो गया, अब सदर पाकिस्तान साइन करेंगे और ये कानून बन जाएगा। बन गया कानून, मान लिया मैंने ये भी मान लिया, सारा सब कुछ मान लिया। फिर आप कह रहे हैं ये कानून है 2017 से, ऐसे ही है ना जी। फिर जब ये 2017 से कानून है तो राजा रियाज समेत जो 25 लोग जिनकी वजह से आपकी हुकूमत चलती रही, वो लोग जिनको आपने अपोजिशन लीडर बनाया, वो लोग जो तहरीक इंसाफ से जीत के आए थे, जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए गए, वो लोग जिनके मुतल्लक स्पीकर कौमी असम्बली को लिख के दिया गया, तो उस वक्त फिर उसका मुजरिम कौन है? उस वक्त का स्पीकर कौमी असम्बली, उस वक्त की सारे लोग, वो 2017 की बात नहीं है ना यासिर साहब। चलें ये जान लेते हैं। कायरा साहब, कमर जमान कायरा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, आज के जो बिल के ऊपर जो राय है वो सभी की आपको मालूम है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन से मुतसादिम है। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि ये अदलिया के ऊपर हुकूमत हमला कर रही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा जी एक मौक़िफ़ पे रहें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो थे, हलफनामा जो जमा करवाया था PTI में, फिर कैसे जा सकते हैं? सर ये जो तमाम मामलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं उठे थे? जहाँ तक मैं आपका सवाल समझा हूँ जी जी, कि ये जो आज बहस छेड़ी जा रही है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठी थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस हुई, यकीनन हुई, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी बहसें वो भी हुई जो फैसले का हिस्सा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में कई दफ़ा चीज़ों को सही तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। इसीलिए रिव्यू की एक पिटीशन रखी गई, पोजीशन रखी गई कि अदालत अपने ही फैसले को रिव्यू कर ले और अदालत के फैसले के ऊपर देखा जा सके कि कहीं बाकी गलती तो नहीं हो गई। और रिव्यू में बेसिकली गलतियों की निशानदेही की जाती है ना, और अदालत अपना फैसला देख लेती है। तो ये कहना कि जी अदालत जो कह दिया वो हद पे और हरफे आकर है, ऐसा भी नहीं है। दूसरी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की पैदावार, आइन पार्लिमान की पैदावार, सुप्रीम पार्लिमान है जो आइन को पैदा करती है, आइन सुप्रीम है जो तमाम इदारों को पैदा करता है। लिहाजा कोई जो पार्लिमान से बाला तो कोई इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान से बड़ा इदारा तो नहीं, आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन भी एक आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत एहतराम है, इलेक्शन कमीशन का एहतराम भी वाजिब है, लेकिन ये दोनों सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन या बाकी सारे इदारे मिला के भी पार्लिमान से बड़े तो नहीं हो गए। ये तो पार्लिमान का इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन की जगह 4 इलेक्शन कमीशन बना दे कि भाई लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन फलां कराएगा, सूबाई इलेक्शन फलां कराएगा, कौमी फलां कराएगा, सेनेट फलां कराएगा। ये तो पार्लिमान का इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक और अदालत खड़ी कर दे, इसकी हैसियत बदल दे और कहे आईनी अदालत पर खड़ी करते हैं, कोई आइन के फैसले वो करेगी। तो ये तो उनका इख्तियार है। ये कह देना कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लिहाजा ये इख्तियार कभी पार्लियामेंट में कैसे चला गया? कि अब हम सारे इस इख्तियार की लड़ाई में इतने बियॉन्ड चले गए हैं कि आइन से मावरा फैसले सुप्रीम कोर्ट कर देती है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को खुद अदालत ने कहा ना कि उनके साथ ज्यादती हुई, उनको इंसाफ नहीं दिया गया। इसी तरह के और बहुत सारे फैसले हैं।
लेकिन गुजारिश यह है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान का बड़ा एहतराम, लेकिन इंसान है ना, उनके किए हुए फैसलों पे भी नजर रखनी जा सकती है। लेकिन जो कमेंट्री अदालत के अंदर बैठ के गुफ्तगू में होती है, जो लहजे होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वो कमेंट्स जिनका जजमेंट में जिक्र नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, उसके ऊपर टिकर चलते हैं, उसके ऊपर ओपिनियन बनते हैं, उसके ऊपर पेशीन गोइयां होती है, क्या वो किसी कानून के तहत है? और तीसरी बात और आखिरी बात यह है कि ये बड़ी बहस हो रही है कि जी देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया है, लेकिन ये जो तनासब है एक जमात का, उसका तनासब थोड़ा है, उनको तनासब नुमाइंदगी के तहत ये सीटें मिलनी है, जिनकी अपनी सीटें थोड़ी हैं उनको तनासब में ज्यादा सीटें कैसी मिल गई? तो मैं बहुत दफा पूछ चुका हूं कि ये फरमा दीजिए कि वो तनासब कैसे तय होना है। कमरमान कह रहा है, सब इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ने देना है, जिसका ये इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन जो है वही इसका जवाब दे सकता है। उसके इख्तियार को तो ना आप मान रहे हैं ना अदालत मान रही है। नहीं सर, मैं उसके इख्तियार को तो ना आप मान रहे हैं ना पीटीआई मान रही है ना अदालत मान रही है। सर उसका इख्तियार सर आप बड़े भाई है मेरा साहब, आपके हल्के में जो हुआ है आपको पता हो, इलेक्शन कमीशन कहते हैं। राणा साहब ठहर जाइए, राणा साहब ठहरिए, सुनिए भी तो सही ना, सुनिए, आप बड़े साथी भाई हैं। देखिए गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया है। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी हमारे फैसले को जो हमने दिया था पीटीआई के खिलाफ, उसको मिस इंटरप्रेट किया है इलेक्शन कमीशन ने। आज इस फैसले में अदालत ने कहा, तो जब ये फैसला मिस इंटरप्रेट हो रहा था, उनको निशान डिनाई हो रहे थे, और वो लोग, उनमें से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी रसाई की मैंने सुना है, और वहां पे उनकी दाद रसी नहीं हुई। क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को यह ख्याल नहीं था कि हमारे फैसले की मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है और मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहा है, एक जमात का राइट छीना जा रहा है? क्या उस वक्त सू मोटो नहीं हो सकता था? 2017 से ये कानून लागू हो गया, जो आज बिल मंजूर हो गया है। अब 2017 से लेकर आज तक जितने कोई ऐसे फैसले हो गए हैं जो इस कानून के तहत गलत हुए थे, चाहे वो राजा रियाज साहब वाले मामले पे हो, चाहे वो पंजाब असम्बली के 20 अरकान के मामले पे हो, या किसी भी मामले पे हो, बीएपी के अरकान के मामले पे हो, तो क्या उन सब को भी किसी कटहरे में लाया जाएगा, या जो गुजर गया उसे जाने दें? देखिए बड़ी सिंपल गुजारिश है, आप रेट्रोस्पेक्टिव जाके उसका फैसला करना चाहे तो करके देख लें, मुझे नहीं पता कानून उसको क्या कहता है। लेकिन सवाल यह है कि ये मामला तो अदालत के सामने आया ना, उस मामले को भी अगर कोई लोग अदालत में लेके गए तो उसको चैलेंज करके फैसला करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि अगर एक कानून गलत बना था, उस कानून का इस्तेमाल गलत हुआ था, या इफ अगर आज उसका इस्तेमाल गलत हुआ, लेकिन ना ये भी एक पॉसिबिलिटी है ना, आज उसका इस्तेमाल गलत हुआ है, फर्ज करें फोटोशाही का फैसला गलत हो गया ना, आज भी एक फैसला अगर गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है, तो फिर उसकी भी कोई रेमेडी है कि नहीं के खिलाफ एक कानून फैसला हुआ है? उसकी रेमेडी कहां से आएगी? एक रिव्यू होगा, या फिर आप पार्लियामेंट में जाएंगे? आपने कानून बनाया था, आज तक 17 से 24 तक 7 साल से वो कानून लागू है, उसको किसी अदालत ने इलीगल नहीं डिक्लेयर किया, अल्ट्रा वायरस नहीं डिक्लेयर किया, और आज सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो कानून की पाबंद है ना। सुप्रीम कोर्ट या तो खुद अपने आप को रिव्यू करेगी, या फिर वो जहां से मदद इदारा है, जो माँ है सबकी, जहां से कानून निकलता है, जहां से आइन निकलता है, जहां से तमाम इदारे अपनी ताकत ड्राइव करते हैं, फिर वहां जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मैंने सुना है, मैं वकील नहीं हूं, कि दुनिया के कई ममालिक में, हिंदुस्तान और कई और मुल्कों में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामेंट के अंदर जाकर रिव्यू हो गए। मैं कायरा साहब आपकी बात मान रहा हूं सर, मैं कायरा साहब ये जाती हैसियत में बात कर रहा हूं, ये किसी पार्टी वाबस्तगी के हवाले से नहीं। मेरे अपने करियर में जब भी आपसे कभी गुफ्तशुनीद का मौका मिला, मैं आपकी मंतिक का कायल हूँ। मुझे ये पता है कि वो सियासी वाबस्तगी से हट के आपकी गुफ्तशुनीद में आपकी मंतिक को मैं मानता हूँ। सर मेरी बात, सवाल छोटा सा ये है जो आपसे सीखना चाहता हूँ, कि जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अलम बुलंद किया था कि पार्लियामेंट माँ है, पार्लियामेंट ने जो बात कर दी वो मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला रिवर्स कर दिया। हमने ये माना कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट ने अगर कुछ गलत किया है तो रिवर्स कर सकती है। अब आके सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है,
और साथ में ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू भी कर लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी गई और आपकी जमात भी रिव्यू में अभी गई हुई है, उसकी समाअत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला हो रहा है। तो सर वो वाला एक्ट ठीक था जो रूलिंग वाला फैसला वापस करने का था, या ये वाला इकदाम ठीक है? देखिए बड़ा सिंपल कुलिया है। अगर पार्लियामान को एक कानून के तहत चलाना है, एक है पार्लियामान का अपना इख्तियार, इनहेरिटेड राइट, एज एक पाकिस्तान के अवाम का मजमूई शऊर का एक नुमाइंदा इदारा, उसका इख्तियार, उसकी सुप्रीमेसी, वो एक तरफ है, वो एस्टेब्लिश्ड है। एक है उसको प्रोसेस चलाना है। अब स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने, या हुकूमत वक्त ने, या उसके अंदर उसके मेंबर्स ने, वो एक उसके लिए कानून मौजूद है, रूल्स मौजूद है। अगर किसी जगह पे सुप्रीम कोर्ट ये समझती है, या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात जाती है, दो काम कि एक प्रोसीजर गलत हुआ है, रूल ला अप्लाई गलत किया गया है या गलत इस्तेमाल हुआ है, और दूसरा ये कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है या आइन की बेसिक रूल के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो वो आइन इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट। उस इख्तियार के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला रिव्यू करती है या उसको देखती है या उसका सुओ मोटो लेती है, तो इख्तियार है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। मैं तो जो आपने इनहेरिटेड राइट कहा या इनहेरिटेड पावर कही, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, वो पार्लियामान की सुप्रीम है। लेकिन आइन जिसके तहत पार्लियामान भी चलती है, सुप्रीम कोर्ट भी चलती है, उसके खिलाफ कोई बात हो या रूल्स के खिलाफ, वो जो फैसला था वो फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ था, वो कानून के भी खिलाफ था, वो रूल्स के भी खिलाफ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट किया। तीसरी बात यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में अपने इख्तियार से तजावुज किया तो आइंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अपना डिटरमिन्ड इख्तियार है जिससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो सुप्रीम कोर्ट बाला इदारा है और सब इदारों की चीजों को रिव्यू कर सकता है, ये नहीं। सर इसीलिए पार्लियामान के अंदर होने वाली डिबेट को, पार्लियामान के अंदर होने वाली डिबेट को अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात आपने की कि पार्लियामेंट एक बिल्कुल सुपर सुपीरियर, बल्कि उससे भी ऊपर अदारा है और कानून वहाँ बनते हैं, सारा कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट से 2 वज़ीर आज़म बल्कि 3 वज़ीर आज़म जो हैं उन्हें फारिग किया गया। पार्लियामेंट उस वक्त मौजूद थी, नवाज शरीफ साहब फारिग हुए, उनकी अक्सरियत थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फारिग हुए, उनकी अक्सरियत थी। उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर से ऐसी आवाज़ें क्यों ना उठीं? उस वक्त पार्लियामेंट ने ये फैसले क्यों ना किए कि हम सुप्रीम हैं, कोई अदालत हमें फारिग नहीं कर सकती? वजीर आजम सुप्रीम नहीं है, हुकूमत सुप्रीम नहीं है, वजीर सुप्रीम नहीं है, पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान के ऊपर अटैक हुआ था जब, मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, वजीर आजम सुप्रीम नहीं है। वजीर आजम तो अक्सरियत की पैदावार होता है, काबीना तो वजीर आजम की पैदावार होती है। सो ये कहना पार्लियामान पे अटैक हुआ था जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने 18वीं तरमीम को चैलेंज करवाया। 18वीं तरमीम को चैलेंज किया गया और बार्गेन करके पार्लियामान की और हुकूमत की गर्दन पे उंगली रख के 19वीं तरमीम पास कराई कि जजेस की अपॉइंटमेंट में पार्लियामान का रोल नहीं होगा। हम लोग चीखते रहे, मैं हुकूमत में था, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, हम लोग चीखते रहे अपनी हुकूमत से भी कि खुदारा इस पे कंप्रोमाइज मत कीजिए, कम वक्त में जो भी होता है ये पार्लियामान का इख्तियार है, इस पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त सेंस ये थी, और शायद बेटर सेंस थी, कि जनाब हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, हमें दोनों इदारों को लड़ाई में नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन राणा साहब, हर चीज की हद होती है, बर्दाश्त करते करते आप मुझे एक गाली, मैं आपके साथ एक दफा बदतमीजी करूं, दूसरी दफा करूं, तीसरी दफा करूं, गलत बातें करूं, आप कब तक मेरी इज्जत करेंगे, कब तक मेरा एहतराम करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? एक वक्त आएगा जब आप कहेंगे ना फिर बस, अल्लाह ना करे वो वक्त आ गया। अच्छा कायरा साहब, जब आपने कहा कि हर कोई अपने घोड़े दौड़ाने के चक्कर में है, सुनने में यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ीर आज़म को ये कह रही है कि ग्रैंड डायलॉग होने चाहिए, आप इसकी तायीद करेंगे या तरदीद करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे इल्म में नहीं है कि आप कौन से डायलॉग की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस बात की पहले दिन से दाई है, और आपको याद होगा 2018 में जब खान साहब की हुकूमत बनी थी तो बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पहली कौमी असम्बली की स्पीच, पहली सियासी स्पीच के अंदर उन्होंने कहा था कि इमरान खान आए, बैठ के फैसले करते हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में कहा था, पहली स्पीच में, कि जनाब खान साहब
हम जो भी है भुगतते रहेंगे, पहले भी भुगतते रहे हैं, लेकिन किसी एक जमात के पास इस मुल्क को चलाने का फार्मूला नहीं है। आइए मिल बैठ के इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करते हैं, डायलॉग करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले, उसके बाद भी तसलसल से उनके हुकूमत में भी, जब उनकी हुकूमत चली गई फिर भी पीपल्स पार्टी उस वक्त भी डायलॉग की कायल थी। और आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने इस डायलॉग के लिए खान साहब से पहले बाकी जमातों को राजी किया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बिलावल साहब, मैं साथ गया था, हम डेरा इस्माइल खान गए थे। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।